सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। हुकूमत इस वक्त बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रही है, लेकिन IMF हर बार की तरह एक बार फिर हुकूमत की कोशिशों के रास्ते में रुकावट बनकर आ गया है। हुकूमत IMF को आवाम के लिए सस्ती बिजली देने के प्लान पर राजी करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत ने IMF से बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी के लिए राय मांगी थी, जिसे IMF ने मुस्तरद कर दिया है। IMF ने हुकूमत पर यह वाज़ेह कर दिया है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर इस वक्त 18% GST 2 मरतबा आयद है। मजमूई रकम पर 18% टैक्स और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स आयद है, जिसकी वजह से बिजली के बिलों की कीमत में दुगना इजाफा हो गया है। एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 2.5 सालों में बिजली की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर सिर्फ 2.5 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के 2.5 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे का तारीखी इजाफा हुआ है और बिजली सार्फिन पर फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद कर दिया गया है। बिजली सार्फिन पर 2.5 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। जुलाई से अक्टूबर 2022 के दौरान बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.91 रुपए तक इजाफा किया गया था। 2023 में बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक का इजाफा किया गया और फी यूनिट 3.23 रुपए का मुस्तकिल सरचार्ज भी अलग से आयद किया गया। जुलाई 2024 में बुनियादी टैरिफ की मद में फी यूनिट बिजली 7.12 रुपए तक महंगी की गई थी, जबकि काबीना की मंजूरी से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा और सरचार्ज आयद किया गया था। सार्फिन ने सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट्स में इजाफे का बोझ अलग से बर्दाश्त किया। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 इसकी काफ़ी मालूमात फराहम करती है। इस रिपोर्ट से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि बिजली के शोबे में हुकूमत के नाकिस फैसलों और बेसमर पॉलिसियों का बोझ सार्फिन पर पड़ रहा है। गुज़िश्ता साल बिजली की औसत पैदावारी सलाहियत का सिर्फ 33% ही बरूए-कार लाया जा सका है। 46,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत का खमियाजा सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट की मद में 67% जायद अदायगियां करके भुगत रहे हैं। बिजली की कीमत के मुकाबले में कैपेसिटी पेमेंट्स 2/3 हैं। हुकूमत ने 2031 तक रीन्यूएबल बिजली से एनर्जी से 3420 मेगावाट बिजली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। बिजली के ट्रांसमिशन और तरसीली नुकसानात में 6% से जायद का इजाफा हो गया है, जो बढ़कर अब 18.31% हो गई है और यह नुकसान 276 अरब रुपए से जायद बनता है। बिजली बिलों की रिकवरी की मद में तकरीबन जो नुकसान है वो 314 अरब से बढ़ चुका है। इस वक्त 900 अरब रुपए से जायद के बकायाजात पावर सेक्टर पर बड़ा बोझ हैं। अब ये सब चीज़ें मिलकर कैसे जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है 900, तो वो जो कमिटमेंट है उस इंडस्ट्री को बिजली देने की वो कैसे पूरी हो सकेगी। और बिजली की कीमत में जो कमी के दावे वज़ीर साहब की जानिब से किए गए थे, उवैस लगारी साहब की जानिब से, वो अब किस तरह से एक अमली शक्ल में हमें नज़र आ सकेंगे। हुकूमत के लिए कितना बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है पावर सेक्टर, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी और सेनेट के हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एक तो ये जो इस वक्त महंगाई का एक बोझ आवाम पर है, उसमें ज़ाहिर है एक ऑन ग्राउंड कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आ पा रही। फिर ये पावर सेक्टर पर एक रिलीफ मिलने की उम्मीद थी, ये भी ख़त्म हो गई। आज गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा बहुत महंगाई ऊपर की तरफ भी जा सकती है जून 2025 तक। तो ये जो सारे फैक्टर्स और इशारे हैं, कुछ 2025 के बारे में कोई बेहतर अशारिये तो नज़र नहीं आ रहे हैं हमें इस सेक्टर के। देखिए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फेडरेशन की बैंकिंग एंड फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। मैंने ही वो मीटिंग रखी थी। गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर, तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक और 22 बैंकों के सदूर आए थे। पाकिस्तान भर के एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन मौजूद थे। वहाँ पे भी यही बात हुई थी कि अफरातेदार 2024 के जो 2025 की जो पहली क्वार्टर है उसमें बढ़ सकता है और फिर एंड में भी स्पाइक हो सकती है, लेकिन आगे जाके उन्होंने कहा था कि ये कंट्रोल हो जाएगा। अभी जो मसला सबसे बड़ा है वो ये है कि जो हमारे कैप्टिव पावर जिन्होंने लगाए हुए हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, कैप्टिव पावर वो होते हैं उनके अपने बिजली पैदा करके बिजली घर, तो वो गैस पे है। नेचुरल गैस पहले से ली हुई थी तो वो उनको बिजली सस्ती पड़ती थी, इसलिए उन्होंने जो सिंध में है वो इस बोल के कि भैया हमारा हक है, हमारे सूबे में बिजली ये गैस निकल रही है, उसको बड़ा
मान से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हुकूमत ने जो नया फार्मूला बनाया है उसमें, और आईएमएफ ने जो उनको एग्रीमेंट साइन करा है, तो उन्होंने कहा कि कोई चीज सब्सिडी के मद में नहीं दी जा सकती, और उन्होंने इसको भी सब्सिडी कहा है कि जो सस्ती गैस, नेचुरल गैस कैप्टिव पावर को दी जा रही है। उनका कहना है कि ये कैप्टिव पावर डिस्कनेक्ट हो, गैस इनको सप्लाई ना करें, और अगर गैस लेनी है इन्हें तो आरएलएनजी नॉर्मल प्राइस के ऊपर दें जो कई गुना ज्यादा है, या फिर वो ये पावर पे जाएं, क्योंकि पावर मुल्क में ज्यादा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही महंगी होने की वजह से, लिहाजा लोग कैपेसिटी चार्ज कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो बिजली यूज नहीं हो रही। पिछली बार भी ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, 33% पावर जो प्रोड्यूस जितनी भी हुई थी उसका सिर्फ 33% पावर यूज हुई थी, और 67% पे बगैर बिजली सप्लाई कैपेसिटी चार्ज जो है वो चार्ज किया गया था। तो बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं इसी वजह से 2.5 साल में 25 रुपए 26 पैसे उसकी कीमत बढ़ी है, जिससे 2000 अरब रुपए 2000 बिलियन रुपीस जो है वो सार्फिन को ज्यादा देना पड़ा है। अब आईएमएफ ने ये तो मना कर दिया कि जी आप जो 18% जीएसटी था बिल अमाउंट पे और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पे ये आप नहीं खत्म कर सकते, और अगर इसको खत्म करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि कैप्टिव पावर की गैस काटी जाए, उनको सस्ता ही गैस देना चाहते हैं, तो एक लीवे लगेगा आपके ऊपर, और आईएमएफ ने कहा है कि वो लीवे उतना ही रेवेन्यू जनरेट करे जो कैप्टिव पावर जितना आप सस्ता दे रहे हैं। अच्छा जी, और सेल टैक्स की मद में जितना वसूल कर रहे हैं, तो वो आप कान यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे। आपने बड़ा वादा कह दिया है कि आईएमएफ से, क्योंकि आप एग्रीमेंट में है, लिहाजा ये 18% तो आप सेल टैक्स 2 जगहों पे बिल अमाउंट और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पे जो लगा है वो आप खत्म नहीं कर सकते, और अगर खत्म करने का प्रपोजल है तो उससे पहले आप ये जो है एक लीवे लगाएं कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर, और उसमें फिर आप जो लीवे का अमाउंट है वो उतना होना चाहिए जितना आप कैप्टिव पावर को सस्ती बिजली दे रहे हैं, या 18% सेल टैक्स से जो आपको तनी होती है या जो रिकवरी होती है। सही। तो ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है इंडस्ट्री की, कि वो तो सालों साल से ये नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब उनको धकेला जा रहा है कि या तो आप आरएनजी यूज करें, आरएनजी, और आरएनजी अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको पावर को यूज करना होगा डिस्को से खरीदे हुए, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमने कहा हम पावर यूज करने को तैयार हैं, लेकिन 9 सेंट्स से ज्यादा हम नहीं दे सकते। हमारे रीजनल कंपटीटर जो हैं, जिसमें बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, वो 8 और 7 सेंट्स पे उसको बिजली मिल रही है। हम 9 तक लेने को तैयार, जो रुपीस में तकरीबन 26 रुपए फी किलोवाट या फी यूनिट बनती है। तो आज भी यही बातें हुई। हमने जो बिजनेस कम्युनिटी आई थी, उन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि जी आप अब जब अफराते दर सिंगल डिजिट हो गया है 7%, 6%, 5%, तो आप लैंडिंग रेट बैंक के भी 13% जो डिस्काउंट रेट आपने लगाया स्टेट बैंक का, उसको सिंगल डिजिट में लाए आप। उनका ये कहना था कि जी ये अफराते दर को कंट्रोल करने के लिए हमने मार्कअप कम करें, लेकिन हम इतना नहीं कम कर सकते कि खुदा ना खास्ता फिर ये जब बढ़े अफराते दर तो हमें लैंडिंग रेट और डिस्काउंट रेट बढ़ाने पड़े। सही। वो एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एरोड हो रही है पावर टैरिफ की वजह से, जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है
पानी तो एक्सपोर्ट अब बढ़ाएं। मिर्ज़ा, हम तो इंतज़ार कर रहे थे उस वक्त का कि जो बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड थी 9 सेंट वाली, अब वो पूरा होने का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है। कमिटमेंट भी थी उसको, चलें एक वादे का भी नाम दे लें, चूँकि हमेशा हुकूमत ने आप लोगों को यकीन दिलाया कि 9 सेंट पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अब IMF के इस जनरल इनकार के मुनीर बाद साहब भी कराची में जी बिजनेस कमेटी से मिलके गए थे, तो उन्होंने भी कहा, फिर SIFC ने भी 9 सेंट रिकमेंड करा है, फिर केयर टेकर जो वजीर थे जी, गौर आजाद, वो ऐलान करके गए थे फेडरेशन लेकिन अब में। इस IMF के और इनकार के अभी बाद ये IMF कितना के बड़ा पास चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, चूँकि अब उन लिमिटेशंस हुकूमत की भी अपनी बढ़ गई हैं। उड़ान पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए गए, 60 बिलियन तक अगर एक्सपोर्ट्स लेकर जानी है तो 9 सेंट की बिजली बिजनेस कम्युनिटी को देनी है, वो नहीं मिल पाएगी, तो वो टारगेट कैसे पूरा होगा। तो ये तो जो पिछले 5-6-8 दिन की जो प्लानिंग या अनाउंसमेंट थी, वो सब भी इससे काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। जी, उन्होंने $60 बिलियन का टारगेट रखा है आने वाले 3 सालों में। तो इस तरह से तो पूरा नहीं हो सकेगा, आपको अपनी एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस को मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान ले लें या आप दूसरे प्रोग्राम ले लें, हमें 2 चीजें आपको करके देनी पड़ेगी सनत को, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक, बिजली के सेंट्स, बिजली के रेट नेट 9 सेंट्स फी किलोवाट, और दूसरा सिंगल डिजिट मार्कअप। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो फिर एक्सपोर्ट के टारगेट सिर्फ टारगेट्स हैं पेपर के ऊपर, अचीव नहीं हो सकेंगे। और फिर मिर्ज़ा, ये जो 67% की कैपेसिटी पेमेंट्स, ये और ये सर्दियों का जो एक पूरा दौरानिया होता है, ये इसमें ये परसेंटेज बढ़ भी सकती है जब सर्दी अपने पीक पर होती है। तो ये अगर राउंड ऑफ करके अगर 70% की कैपेसिटी पेमेंट्स ही हम अदा करते रहेंगे, तो जो पीछे का पूरा एक पूरा होमवर्क किया था, वो एक कमेटी बनी, टास्क फोर्स बनी, IPPs के साथ मुज़ाकरात हुए, इतने दौर चले, 5 IPPs को मना लिया गया, मजीद के साथ रीनेगोशिएशन पर अभी चल रहे हैं मामला, तो फिर वो उन सब का कोई फायदा होता आपको नजर आ रहा है? अगर अभी भी हम देखें, उसमें मैं बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था। IPPs का रिव्यू पे मैंने जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जितने टीवी इंटरव्यूज और कॉलम लिखे हैं, किसी ने नहीं लिखे। और फेडरेशन वगैरह को हमने गौर आजाद साहब, SM तनवीर साहब को आगे लेके चले थे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं हुआ। 5 कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने IPPs के थे वो टर्मिनेट हो गए, काबीना ने उनको अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। 14 की मोड ऑफ पेमेंट चेंज हुई है, जो फिक्स कैपेसिटी चार्जेस लेने के बजाय अब वो टेक एंड पे पे चले गए, यानी जितने बिजली देंगे उतना मिलेगा, जो हम चाहते थे। फिर ये बुगास का टैरिफ भी रिवाइज हुआ है। फिर हुकूमत के जो बड़े यूनिट हैं 1320 मेगावाट वाले, जो कोयले से चलने वाले थे पंजाब में, उनको मुकामी कोयले के ऊपर शिफ्ट करने का कहा जा रहा है। और फिर चाइना के जो CPEC के प्रोजेक्ट हैं, उनको भी 3 साल रीपेमेंट पीरियड, उनका क्रेडिट पीरियड बढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब की जो बचाए हुए पैसे अगर आप पावर सेक्टर में डालें और सनत को, घरेलू सार्फिन की बिजली कम करें, तो ये 9 सेंट्स के आसपास आ सकते हैं। IMF को ज्यादा तराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमने दूसरी जगह बचा के ये हम सस्ती बिजली या अफोर्डेबल टैरिफ दे रहे हैं। तो मिर्ज़ा, आज से 4-4.5 महीने पहले जब ओवैस लगारी साहब ने ये बड़ा दावा किया था कि जनवरी में 2025 के आगाज़ में हम आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे और बिजली की कीमत में बड़ी कमी होगी, और वो गालिबन हामिद मीर साहब को उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था, तो इसका मतलब वो अपने उस दावे को तो नहीं पूरा कर सके, हुकूमत ऐसा तो कुछ नहीं कर सकी, कोई बड़ा चेंज नहीं। सेकंड जायजा होने वाला है दूसरी किस्त हासिल करने के लिए, उसमें हम ये बतला रहे हैं कि हमने IPP से कितने बचाए हैं पैसे, और हम किस तरह से बिजली की कीमत कम करके इसके अवज़ सनत को, घरेलू सार्फिन को दे सकते हैं। लेकिन फाइनल गो हेड IMF का होगा, क्योंकि हमने उनसे एक मायदा साइन किया हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर फाइनेंस कमेटी एंड कमेटी फॉर सेनेट, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये 3420 मेगावाट बिजली 2031 तक अगर रिन्यूएबल पर शिफ्ट हो जाती है तो उससे कितना बड़ा फ़र्क पैदा हो सकता है, उससे क्या चेंज आ सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की जो सेल्स टैक्स की छूट थी उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है और पावर सेक्टर का जो एक बहरान कह लें या एक बड़ा मसला कह लें वो अभी भी अपनी जगह उसी तरह मौजूद है, चूँकि गुज़िश्ता साल के जो फिगर सामने आए पैदावारी सलाहियत का सिर्फ 33% ही बरूए कार लाया जा सका है और उससे दुगनी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में पाकिस्तानियों ने अदायगियाँ की, यानी 67% कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगियाँ की गई। अब 2031 तक का जो हुकूमत का प्लान है 3400 मेगावाट को रीन्यूएबल पर शिफ्ट करने का प्लान है, जो कि पाकिस्तान की कुल पैदावारी सलाहियत का 10% भी नहीं बनता। तो अगर रीन्यूएबल पर ये शिफ्टिंग का प्रोसेस इतना स्लो है तो आने वाले दिनों में बिजली को सस्ता किस तरह किया जा सकेगा। उड़ान पाकिस्तान का जो प्लान अनाउंस हुआ उसमें एनर्जी सेक्टर पर एक ख़ास फोकस है इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत का, लेकिन वो नताइज क्यों निकल कर नहीं आ रहे जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त के फिगर्स हमारे सामने आए तो पिछले सालों से कुछ भी हम चेंज होते नहीं देख रहे। सर्कुलर डेट भी हमारा बढ़ता जा रहा है और जो IPPs के साथ मुज़ाकरात भी हुए, कुछ के अर्ली रिटायरमेंट हुई, कुछ के साथ बड़ी कामयाबी के साथ मामला आगे चल रहे हैं, लेकिन जो फिगर्स में कोई चेंज हमें अभी खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। आप इस तरह से नहीं है कि जादू की छड़ियाँ घुमाएंगे और एनर्जी सेक्टर ठीक हो जाएगा। इसको टाइम लगेगा और टाइम कंसिस्टेंसी के साथ, पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तब जाके राइट डायरेक्शन में जो है वो आपका एनर्जी सेक्टर रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। अभी तो सिर्फ बड़े प्रिलिमिनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, करेक्शन मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे काम करना है, ट्रांसमिशन साइड पे काम करना है, जनरेशन साइड पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जो असल चीज़ है वो आपका डिमांड को जनरेट करना है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को जनरेट कर सकते हैं जो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। जैसे जैसे डिमांड नीचे आती जाएगी वैसे वैसे आपका टैरिफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है कि किस तरह से कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करके इस अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में ग्रिड पे लाया जाए ताकि डिमांड इंक्रीज़ हो। उस डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें टैरिफ को थोड़ा सा रैशनलाइज करना है, नीचे लेके आना है ताकि लोग जो है वो कंजम्पशन को बढ़ा सकें, खासकर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो है वो कंजम्पशन को बढ़ा सकें। तो उसके लिए इनोवेटिव मेजर्स की तरफ जाना होगा। ये जो सेल्स टैक्स की आपने बात की, बात बड़ी ठीक है, लेकिन IMF का मौक़िफ़ भी इस सेंस में ठीक है कि टैक्स को कम करना, टैक्सेस को कम करना दैट माइट नॉट बी फीजिबल फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। हमें थोड़े से ज़्यादा कंक्रीट मेजर्स लेने होंगे। उन कंक्रीट मेजर्स में से एक मेजर ये है कि एक तो ये कि आप कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उनको अर्ली रिटायरमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू अर्ली रिटायर करें, जैसे आपका जेट पीस का इनिशिएटिव है या एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी का खपत भी बढ़ेगा। और दूसरी साइड पे आपको डिमांड साइड मैनेजमेंट भी करनी है और आपको ये जो सब्सिडीज हम प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को देते हैं उसे भी रैशनलाइज करने की जरूरत है। तब जाके ये समरात जो है वो आम आवाम तक, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ नीचे आने तक के जो है वो पहुंचेंगे। अभी शॉर्ट टर्म में हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए। जो राइट डायरेक्शन में कदम लिए गए हैं रिस्ट्रक्चरिंग के, डिस्कोज की, कॉर्पोरेटाइजेशन के, उसके समरात अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब खालिद साहब ये जो कंजम्पशन बढ़ाने की या डिमांड बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं वो इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग या कोई ऐसा हुकूमत के पास इस वक्त स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है कि उससे वो फ़ायदा भी हासिल किया जा सके। एडिशनल कंजम्पशन पर जो पैकेज हुकूमत लेकर आई बहुत लेट अनाउंस हुआ, उससे इंडस्ट्री नहीं फ़ायदा उठा सकी, इंडस्ट्री की तरफ से भी वो रिजेक्ट हुआ कि उतना वक्त ही उनके पास नहीं था। विद इन टाइम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर प्लान नहीं किया गया उस चीज़ को। तो अभी ये संजीदगी की कहीं कमी है या फिर जो ज़रा कॉम्पिटेंस की कहीं हमें लैकनेस नज़र आ रही है कि क्यों ये मामला अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहे? देखिए, मैं कॉम्पिटेंस की कमी नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि क्योंकि इतने ज़्यादा मल्टी फैसेटेड इशूज़ हैं उसकी वजह से जब एक चीज़ को ठीक करते हैं 2-4 चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ वो ये कि हम जो है एक काम कर सकते हैं, वो ये कि जो सोलर, रूफटॉप सोलर है उसका एक इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अभी जितना यूज़ पाकिस्तान में हो रहा है वो इनइक्वालिटी को जन्म दे रहा है। वो लोग जो सोलर को अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लगवा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सोलर के लिए कोई एक पॉलिसी ऐसी आनी चाहिए कि पाकिस्तान टेलर मेड सोलर सोल्यूशंस बनाए उन हाउस होल्ड्स के लिए जो कि प्रोटेक्टेड हाउस होल्ड्स हैं, उनको वो प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो जो सब्सिडी हम प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को देते हैं, और वो बड़ी बिलियंस ऑफ रुपी की सब्सिडी है हर माह की, कोई अराउंड 90 बिलियन रुपी की जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को मिलता है सिर्फ प्रोटेक्टेड स्टेटस की वजह से, उसको हम रीओरिएंट कर सकते हैं
बाकी कंज्यूमर्स के लिए, तो माइट बी ये जो सोल्यूशन है ये थोड़ा सा कारगर साबित होगा। और ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स कुछ कम नहीं है, ये पाकिस्तान के टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स का 51% है। तो अगर हम कुछ इस तरह से रीओरिएंटेशन करते हैं सोलर पैनल्स की, रूफटॉप सोलर की, तो ये जो है ये इसके समरात नीचे ट्रिकल डाउन करेंगे। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें एनर्जी लॉसेस बड़े होते हैं, वो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं, वो भी बड़ी आपकी नॉन रिकवरी का बाइस बनते हैं, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस में। तो उसके लिए आपको सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स की तरफ भी जाना है, ताकि हम जो है वो थोड़ा सा कुशन लेके आ सके। इस तरह की इंटीग्रेटेड प्लानिंग अगर होती है, साथ में हम अर्ली रिटायरमेंट इनिशिएटिव्स लेके आते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेट करते हैं, ट्रांसमिशन साइड पे जो है वो आपके जो है वो रिफॉर्म्स होते हैं, तो फिर जाके एनर्जी सेक्टर की कुछ जो है वो राइट डायरेक्शन नजर आएगी। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हमें किसी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है वो काज करता है। हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन को देख के प्लान करना। और खालिद साहब, जो प्रोटेक्टेड यूजर्स को आप सोलर पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, और क्या इससे पहले और कम टाइम में रिकवरीज़ को नहीं ज़्यादा फाल बनाया जा सकता, या जो लॉसेस हैं उन पर नहीं काबू पाया जा सकता? चूँकि 650-700 अरब के करीब अगर वो भी पहुँच जाते हैं सालाना, तो वो भी एक बड़ा फिगर है जो सर्कुलर डेट पर भी अपना असर डाल रहा है, पावर सेक्टर को भी वो बड़ा अफेक्ट कर रहा है। देखिए, आपका जो नॉन रिकवरी का रेशियो है ना, वो इसलिए भी ज़्यादा है कि आपका टैरिफ इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग जो है वो कहते हैं, जब आपका टैरिफ एक हद से बढ़ जाता है तो लोग सवाब समझ के बिजली चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से आप टैरिफ को यूज़ करते हुए रिकवरी ऑफ बिल्स को बढ़ा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ला सकते हैं। जब तक आप टैरिफ स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं बनाएंगे कि वो एक तो कंपेटिटिव हो और वो उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करे जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनका टैरिफ कम हो, तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे कोई अच्छे जामे रिफॉर्म जो है वो नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमेशा कहता आया हूँ कि वो कंपटीशन जितना लेके आएंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, तब आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो ठीक होगी। तो गवर्नमेंट को एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का साइज छोटा करके उनमें कंपटीशन लाना होगा, कॉर्पोरेटाइजेशन लानी होगी, और दूसरा जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज जो है रेगुलेटरी साइड पे, जो नेपरा के थोड़ी सी जो ए पॉलिटिकल लोग हैं वो लेके आने होंगे, जो आपका नेपरा मेंबर्स का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बेहतर करना, तब जाके आपके ट्रू सेंस में आपका जो रिफॉर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में वो हो सकें। और डॉक्टर साहब, जो 2031 तक का जो टारगेट ये है 34 मेगावाट रीन्यूएबल पर शिफ्ट करने का, ये इतना लोअर साइड पर क्यों है? ये तो जो हमारी पैदावारी सलाहियत है उसका 10% भी नहीं है। ये कम से कम 5 से 6 हज़ार का ये टारगेट सेट किया जाता है, चूँकि 6 से 7 साल में जब आप शिफ्ट हो रहे हैं तो जितने ज़्यादा मेगावाट्स को आप कवर कर सकते हैं वो उतना ही बेहतर होता है। देखिए, इस टाइम पे ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को 1 मेगावाट भी एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए वो एक्सपेंशन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फॉसल फ्यूल बेस्ड ग्रिड्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो जब तक आप कुछ फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर नहीं करेंगे, तब तक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो फीजिबल नहीं होंगे। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगा भी लेते हैं तो उनका यूटिलाइजेशन रेट इतना कम होगा, या अगर वो यूटिलाइज भी हो रहे हैं तो आपने पीपीएज इतने साइन किए हुए हैं उन एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स के साथ कि आप जो है वो उनकी कैपेसिटी चार्जेस ही देते रहेंगे। तो आपको पहले अर्ली रिटायर करना है, डेट को रीप्रोफाइल करना है, और फिर जाके जो है वो आप एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं। तो एक्सपेंशन इस टाइम पे फीजिबल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फीजिबल है, तो हमें थोड़ा सा फीजिबिलिटी की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना होगा। सही। और ये उड़ान पाकिस्तान प्लान में चूँकि एनर्जी पर बड़ा फोकस रखा गया, अगले 5 साल में हुकूमत का टारगेट है कि जो मैक्सिमम इसमें रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आई जा सकें। उस प्लान के तनाजुर में आप कितना बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले ज़ाहिर 2025 उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा चूँकि यहाँ से स्टार्ट लेना है? देखिए, जो उड़ान पाकिस्तान है वो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग लगती है, वो सभी सेक्टर्स उसमें आ रहे हैं। द की कि वो कितना कंसिस्टेंट होगा, क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहेगा या उसके जो पैराडाइम्स हैं वो शिफ्ट होते रहेंगे। अगर तो वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है और हम अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड को बढ़ा लेते हैं ग्रिड में, क्योंकि उसका जो पहला ई है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का वो एक्सपोर्ट्स पे है, तो अगर एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करती है पाकिस्तान में और एक्सपोर्टिंग डिमांड इंडस्ट्री की डिमांड ग्रिड में बढ़ती है, तो कैपेसिटी चार्जेस क्योंकि फिक्स्ड है तो वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कैपेसिटी चार्जेस इंडेक्स्ड है विद एक्सचेंज रेट,
विद इंटरेस्ट रेट, विद इन्फ्लेशन, जैसे जैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक इशारे ठीक होते जाएंगे, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो नीचे आता जाएगा। लेकिन द की इज़ कि किस तरह से आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को जो है वो आप एक इंटीग्रेटेड वे में, इफेक्टिव वे में आगे लेके चलते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। देख सकते हैं ब्रेक के बाद टैक्स एक्सपर्ट जीशान मर्चेंट साहब में ज्वाइन करेंगे और उनसे ज़रा जो टैक्स के इशूज़ हैं, इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आई है FBR की, उसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद सरे फहरिस्त रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं FBR के और हुकूमत के वो क्या क्या हैं, उस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रवा माली साल में भी टैक्स देने वालों में कराची हर बार की तरह सर फहरिस्त रहा है। FBR ने कराची से 2522 अरब रुपए टैक्स जमा किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूलियों से मुतालिक रिपोर्ट अब जारी की है और उसमें उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वालों में पहला नंबर कराची का है, जबकि टैक्सेस की अदायगियों की फहरिस्त में दूसरा नंबर लाहौर और फिर तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद है। अब कराची के लार्ज टैक्स ऑफिस ने मजमूई तौर पर 2522 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का टैक्स जमा किया। इनकम टैक्स की मद में 1360 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की गई, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में LTO कराची की वसूलियों का हुजम 13 करोड़ 63 लाख के करीब रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेल्स टैक्स की मद में 1000 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ की गई हैं। FBR की रिपोर्ट के मुताबिक LTO लाहौर ने मजमूई तौर पर 1402 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की महसूलात वसूल किए हैं, जबकि इस्लामाबाद से 1164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया गया। FBR ने तनख्वाहदार, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ठेकेदारों और बैंक्स के खातेदारों के अदा करदा टैक्स की तफसीलात भी जारी की हैं, जिसके मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह में तनख्वाहदार तबके ने 158 अरब रुपए टैक्स दिया, जो एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में 248% ज़्यादा है। सैलरीड क्लास तबके ने गुज़िश्ता साल से 38% ज़ायद टैक्स अदा किया है। FBR ने इम्कान जाहिर किया है कि रवा साल तनख्वाहदार तबके से 300 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। FBR अलामिया के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह में सबसे ज़्यादा टैक्स 228 अरब रुपए ठेकेदारों ने अदा किया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31% ज़ायद है। FBR के मुताबिक 57% विद होल्डिंग टैक्स से हासिल हुआ है। एक्सपोर्टर्स ने 1% की शरह से सिर्फ 46 अरब रुपए टैक्स अदा किया है, लेकिन एक्सपोर्टर्स ने गुज़िश्ता 6 माह में 15 अरब डॉलर से ज़ायद कमाए हैं। सिंध से तनख्वाहदारों ने 66 अरब टैक्स दिया, जिसमें से सिर्फ कराची के तनख्वाहदार तबके ने 57 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। पंजाब भर से तनख्वाहदार तबके ने 59.4 अरब रुपए टैक्स दिया है, जिसमें 33 अरब लाहौर से इकट्ठा किए गए हैं। इस्लामाबाद से 19 अरब, बलूचिस्तान से 4.2 अरब और KPK से तनख्वाहदारों ने 9 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि जो टैक्स का सिस्टम है, इसमें हमें एक बैलेंस क्यों नज़र नहीं आ रहा। सैलरीड क्लास पर इस वक्त बहुत ज़्यादा टैक्स का, और फिर इसके साथ साथ जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको टैक्स नेट में लेकर आना है और उससे टैक्स नेट को बढ़ना है, वो कब तक हो सकेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात देख रहे हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स क्यों इतने स्लो हो गए हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जीशान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक जो शॉर्टफॉल हमें 6 माह के बाद नज़र आ रहा है 400 अरब का, ये कैसे कवर अप होगा। फिर जिन सेक्टर्स को हमें टैक्स नेट में लेकर आना है, उसमें अभी तक क्यों FBR को या ओवरऑल हुकूमत को कामयाबी मिल पा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक टैक्स का निज़ाम है, उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि कोई भी नया आदमी इस सिस्टम में आने से जो है वो घबराता है, क्योंकि वो खौफ ज़्यादा होता है कि FBR की हरासमेंट होगी, वो खौफ ज़्यादा होता है कि पिछले कई सालों की उससे चीज़ें भरवाई जाएंगी, वो खौफ ज़्यादा होता है कि उसी का ऑडिट होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है इस वक्त के जो सिस्टम में है वो ही टैक्स दे रहा है और उसी से टैक्स वसूल किया जाता है। जहाँ तक 400 अरब कम जो रिकवर हुआ है वो तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक तरफ आपकी इकॉनमी बिल्कुल स्लो है, सुस्त रवि का शिकार है, बिजनेसेस हो नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रही, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं टैक्स में। जब बिजनेस या कारोबार अच्छा हो रहा होता है तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तनख्वाहदार लोगों का टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन का टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनका टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, कॉरपोरेट में बैंक्स का टैक्स का रेट बढ़ा दिया है। जब आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाते हैं तो आप जो है इवेजन को जो है इंस्टिगेट करते हैं, लोग फिर सही इनकम नहीं दिखाते। क्योंकि इस वक्त आपके निज़ाम के हिसाब से अगर एक इंडिविजुअल जो है तनख्वाहदार आदमी अगर महीने की जो है फॉर इंस्टेंस जो ज़्यादा 8 लाख रुपए महीना कमाता है या साल का 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है,
तो 1 करोड़ रुपए तो कमाएगा, लेकिन उसमें से 40 लाख रुपए तकरीबन टैक्स दे देगा। तो इसका मतलब है कि उसकी टेक होम जो है वो 60 लाख यानी रुपए हो जाएगी, तो जो कि उसकी तकरीबन आधी तनख्वाह जो है वो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू में चली जाएगी। तनख्वाहदार तबके के साथ साथ ही अगर इंडिविजुअल बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो महीने का जो है तकरीबन 8-9 लाख रुपए कमाता है, तो उसको अपनी आधी आमदनी जो है यानी 49.5% यानी 1 करोड़ रुपए अगर वो कमा रहा है तो 49,50,000 जो है वो टैक्स में जमा करा देना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो करोड़ रुपए कमा रहा है और वो 50 लाख रुपए टैक्स दे देता है, तो फिर वो ये सवाल करने में हक बजानिब है कि मैं इसके अलावा अपनी स्कूल की फीस बच्चों की भी भरूं, मैं हॉस्पिटलाइजेशन भी भरूं, मैं जो है सेल्स टैक्स भी भरूं, चीज़ों पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें मैं खरीदता हूँ उस पर सेल्स टैक्स भी भरूं, तो ये टैक्स का जो इम्पैक्ट है तकरीबन 60 से 70% हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जो आदमी अगर करोड़ रुपए साल का कमा रहा है, दिखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि करोड़ रुपए कमा रहा है, और अगर वो 60 लाख रुपए टैक्सेस में दे देगा तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा या अपने लिए काम करेगा? तो ये चीज़ जो है वो इवेजन की तरफ लेके जाती है, ये चीज जो है अंडर रिपोर्टिंग की तरफ लेके जाती है। आपके मुल्क का टैक्स जो रेट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दें, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में नहीं हो रही क्योंकि हाई टैक्स रेट्स हैं। बैंक्स के आपने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, फिर अब आप बात ये कर रहे हैं कि सुपर टैक्स लगाएंगे, यानी कि 50% के अलावा सुपर टैक्स भी लगेगा। अगर किसी की 15 करोड़ रुपए सालाना इनकम है तो उस पर सुपर टैक्स भी लगेगा। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्सेशन जो है ये बहुत हाई है। एक तरफ मुल्क में आपकी इकोनॉमी चल नहीं रही, दूसरी तरफ हाई टैक्स रेट्स हैं, और सुनने पे सुहागा ये है कि इस वक्त सैलरीड क्लास जो है, मैं ये समझता हूँ वो सबसे ज्यादा प्रेशर या सबसे ज्यादा जो पीसा जा रहा है वो सैलरीड क्लास को पीसा जा रहा है। तो अब ज़ीशान साहब, ये बड़ा आसान सा सिंपल फार्मूला शायद हुकूमत ने पकड़ लिया है कि रेट बढ़ाते रहें, आप एम्बिशियस टारगेट सेट करें, उसका पूरा बोझ जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन पर ही डाल दें। जिस पेस से, जिस परसेंटेज से रेट बढ़ रहा है उस परसेंटेज से नेट क्यों नहीं बढ़ पा रहा? एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट या रिटेल सेक्टर अभी तक उस नेट में मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, मसला इसमें बुनियादी ये है कि हमारी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। इस वक्त भी मैं कोई एक कहीं पे पढ़ रहा था कि तकरीबन एफबीआर में कोई जो है 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है एनटीएन पे हैं, लेकिन 40 से 50 लाख लोगों ने सिर्फ रिटर्न फाइल की है। उसमें से भी इसमें मेजॉरिटी लोगों ने नील रिटर्न फाइल की है। उसके बाद सैलरीड क्लास है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड लोग हैं और आप सिर्फ जो है 50 लाख लोग रिटर्न फाइल करें, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम सिस्टम में है। और वो सिस्टम ये है कि सिस्टम आपका जो है वो सही नहीं है, या जो टैक्स का निज़ाम आपने बनाया है वो आसान नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ताजिर दोस्त स्कीम एक ज़माने में आप लेके आए, बुरी तरीके से नाकाम हो गए। आप इससे पहले कई किस्म की स्कीम्स लाए, सारी बुरी तरीके से नाकाम हुई। आपने जो है लोगों को एसेट डिक्लेरेशन करवाई, फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर कराए और कहा था कोई मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, उस पर सीवीटी लगा दिया आपने। सीवीटी लगाने से हुआ क्या कि वो जो लोग पाकिस्तान में जो एफ्लुएंट जो क्लास दे सकती थी उसने उसको चैलेंज किया, बहुत सारे लोग नॉन रेजिडेंट हो गए, जो टैक्स आ रहा था वो भी चला गया। तो इस टाइप का जब आप लॉ बनाते हैं तो ये लॉ बैड लॉ होते हैं। ये लॉ वो लॉ में कहलाते हैं कि जिसके ऊपर फिर आदमी कहता है कि जी मैं चोरी ही कर लूं ज्यादा बेहतर है, जब नोटिस आएगा फिर देखी जाएगी। तो ये चीज करप्शन को भी इंस्टिगेट करती है, ये चीज अंडर रिपोर्टिंग को भी जो है वो चढ़ावा देती है। ऐसे लॉज बनने चाहिए जो एक आसान लॉ हो, एक आम आदमी उसको देखकर समझ जाए और समझकर अपना रिटर्न खुद भर सके। यहाँ पे टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है और वो आपसे एक अच्छी फीस लेता है। एक तरफ आपका टैक्स कट रहा होता है, दूसरी तरफ आप एक प्रोफेशनल के चार्जेस देते हैं। ऑल्दो मैं उस प्रोफेशन से रिलेट करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली एक आम आदमी जो एक कम तनख्वाह कमाने वाला है उसके ऊपर एक एडिशनल बर्डन पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की जरूरत है ताकि सिस्टम या लॉ ऐसे बने कि हर कोई अपना रिटर्न खुद फाइल कर सके। और फिर अब जब शॉर्टफॉल्स की खबरें आती हैं ज़ीशान साहब, जिस तरह भी ये 400 अरब का तकरीबन ये शॉर्टफॉल है, तो लोग फिर उससे भी डर जाते हैं कि आगे ये शॉर्टफॉल भी उन्हें ही पूरा करना है, क्योंकि ये 6 महीने का शॉर्टफॉल 400 साढ़े 400 अरब है, तो ये साल के बाद ये कोई 900 साढ़े 900 अरब हो जाएगा, तो कोई इजाफी टैक्सेस उन पर लाद दिए जाएंगे। आने वाले 2-4 महीनों में कोई ऐसी कोई फोरकास्ट आपको नज़र आ रही है कि अभी मज़ीद टैक्सेस पहले से मौजूद टैक्स पेयर्स पर ही आयद होने?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो शॉर्टफॉल है, इसके बावजूद भी एफबीआर की परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में हमने अभी ज्यादा रेवेन्यू ही कलेक्ट किया। देखिए, पिछले साल जो आपका टारगेट था, जो आपने अचीव किया, उससे आपने 35% जो है वो बढ़ाया है टारगेट को, और ये 35% जो है वैसे ही अनअचीवेबल टारगेट था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हुआ है। पिछले साल से अभी तक ज्यादा कलेक्शन हुई है, हाँ, जो टारगेट था उससे कम कलेक्ट हुआ है। और यकीनन ये उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो इस सिस्टम में, अभी कुछ दिनों पहले एक फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसके तहत अब एफबीआर के पास ये पावर है कि वो किसी का भी बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर सकती है, या किसी भी बैंक अकाउंट में जो है वो एक लिमिट से ऊपर डेबिट लॉक लगा सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो अंडर या इस सिस्टम में नहीं है। एक तरफ ये मैं समझता हूं कि ये एक कानून ऐसा आया है कि इससे डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसे इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, ये डिफिकल्ट है। यानी उस लॉ के तहत ये है कि ना मैं गाड़ी खरीद सकूंगा, ना मैं गाड़ी बेच सकूंगा, ना मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूंगा, ना मैं प्रॉपर्टी बेच सकूंगा। आपके मुल्क में ऑलरेडी ये कानून है कि आपकी मोबाइल सिम को ब्लॉक किया जा सकता है, आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर ब्लॉक किया जा सकता है। कानून तो अपनी जगह है और कुछ सालों से है। ये एक नया कानून है, हो सकता है कि इसके बाद कोई चेंज आए, लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट को सीरियसली काम करना है, टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, मैं टैक्स नेट बुरा वर्ड समझता हूँ, टैक्स बेस समझता हूँ कि अगर आप टैक्स बेस की बात करते हैं, टैक्स बेस बढ़ाना है तो टैक्स रेट्स को आपको कम करना पड़ेगा। जो लोगों के दिलों में खौफ है, वो ये डरते हैं कि भाई हम एफबीआर जाएंगे तो कोई हमें पकड़ लेगा, या हमारे साथ जो है रिश्वतें मांगी जाएंगी, या हमारे साथ जो है बुरा सलूक होगा। पिछले कई सालों का हिसाब एफबीआर को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर अब जोर देना पड़ेगा कि जो टैक्स दे रहा है वो पार्टनर है एफबीआर का। अगर मैं 50% या 40% टैक्स दे रहा हूं तो मैं 40% का पार्टनर है एफबीआर मेरे साथ। अगर आप 40% का टैक्स दे रहे हैं तो आपके साथ एफबीआर 40% का पार्टनर है, और पार्टनवर्स के साथ तो अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में एक बड़ी अहम अपडेट आप तक पहुंचानी है। 11 नवंबर 2024 की एक खबर के मुताबिक वजारत ख़जाना ने माली साल 2024-25 के दौरान सूबों की माशी कारकर्दगी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की आमदन 316 अरब और अखराजात 212 अरब रुपए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से सितंबर सिंध की माशी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है। सिंध ने 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट विफाक को दिया है। जुलाई ता सितंबर सिंध की आमदन 568 अरब और अखराजात 437 अरब रुपए रहे हैं। वजारत ख़जाना ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा कि पंजाब हुकूमत रवा माली साल की पहली सहमाई के दौरान बजट सरप्लस देने में नाकाम रही। यानी जुलाई से सितंबर के दौरान पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा, जबकि जुलाई से सितंबर तक पंजाब हुकूमत की आमदन 866 अरब और अखराजात 1026 अरब रुपए रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से खसारे में रहने से मुताल्लिक वजारत ख़जाना की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जो साल के आखिर तक सरप्लस बजट देने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में 200 अरब की सरमायाकारी की है। IMF भी इसे सरमायाकारी कहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पंजाब 160 अरब खसारे का शिकार है। इस खबर को IMF ने भी गलत कहा है। 14 नवंबर 2024 को पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना ने सूबाई सरप्लस से मुताल्लिक IMF को नज़रसानी शुदा आदाद शुमार पेश किए। वजारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाई में हुकूमत पंजाब ने 40 अरब रुपए का सूबाई सरप्लस बजट दिया है। हुकूमत पंजाब ने माली साल 2024-2025 के लिए बजट में सूबाई सरप्लस की मद में 630 अरब रुपए रखे हैं। वजारत ख़जाना का कहना है कि IMF ने पंजाब हुकूमत के सरप्लस बजट से इत्तेफाक किया है। हुकूमत ने माली साल की पहली सहमाई में 342 अरब सूबाई सरप्लस के हदफ के मुकाबले में 360 अरब रुपए का सूबाई सरप्लस हासिल कर लिया है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।